हेलो फ्रेंड्स, समावेशी शिक्षा के अपने लास्ट वीडियो में हमने जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2019 के और 2020 के पेपर में आए थे, हमने उन्हें देखा। काफ़ी पेपर टफ था। हम अपने आज के वीडियो में 2019 के पेपर के और 2020 के पेपर के जो अति लघुत्तरीय प्रश्न आए हुए हैं, उन्हें देखेंगे और उनके जो आंसर वगैरह हैं, उन्हें देखेंगे। तो अच्छे से उन्हें याद कर लेना। यहाँ पे 2 पॉइंट पूछे गए, मैंने आपको 4 बताए हैं, ताकि अगर 2 नंबर में भी प्रश्न आता है, तो आप अच्छे से इन चीज़ों को लिख सकें। ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं। पहले तो इन सारे प्रश्नों को देख लेना जो अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। शैक्षिक उपलब्धि का सूत्र बताइए, मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि, सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व, परामर्श प्रक्रिया के अंग, निर्देशन के उद्देश्य और निर्देशन के 2 उपकरण। ठीक है, इनको देख लिया। अब इन प्रश्नों को अच्छे से देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब हम इनके आंसर की बात करेंगे। तो चलिए आंसर देख लेते हैं सभी के। तो इन प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न जो पूछा गया था वो था शैक्षिक उपलब्धि का सूत्र बताइए। तो शैक्षिक उपलब्धि का सूत्र होता है शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, ये शैक्षिक उपलब्धि का सूत्र है। अगर बुद्धि लब्धि का पूछ लिया जाएगा तो शैक्षिक आयु की जगह मानसिक आयु हो जाएगा। ठीक है, उसका सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, और शैक्षिक उपलब्धि का पूछेगा तो क्या होगा, शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, यहाँ पर शैक्षिक आयु को ईए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब होता है एजुकेशनल एज। ठीक है, और वास्तविक आयु का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, इससे सीए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो याद हो गया होगा आपको। शैक्षिक लब्धि बराबर शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 और बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन था आपका कि मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो देखिए, सामान्य जो बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो 90 से 110 तक होती है। जो प्रतिभाशाली होते हैं उनकी 140 से ज़्यादा होती है। ठीक है, और जो मंदबुद्धि बालक होते हैं इनकी क्या होती है, 80-85 से कम देखने को मिलती है। ठीक है, तो जो मंदबुद्धि बालक है इनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो 80-85 से कम इनकी बुद्धि लब्धि होती है। फिर जो थर्ड क्वेश्चन था आपका वो पूछा गया कि सृजनात्मकता के तत्व बताइए। क्रिएटिविटी जो होती है उसके तत्व पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला तत्व होता है इसका मौलिकता, दूसरा होता है आपका प्रभाव क्षमता। ठीक है, तीसरा होता है लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फिर है कि विस्तार की क्षमता, फिर है पुनः प्रभाषीकरण और 6 है आपका समस्या की अनुभूति। ठीक है, अगर आप क्रिएटिव हैं तो आपके अंदर कौन-कौन से तत्व होने चाहिए, तो मौलिकता होनी चाहिए, प्रभाव क्षमता होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए कि आप चेंजमेंट कर सकें आखिरी टाइम पे भी। ठीक है, विस्तार की क्षमता होनी चाहिए, पुनः प्रभाषीकरण होना चाहिए और समस्या की अनुभूति होनी चाहिए। ये सारे तत्व होते हैं सृजनात्मकता के। ठीक है, क्रिएटिविटी के ये सारे तत्व हैं। ठीक है, इन्हें अच्छे से याद कर लेना। अगर 2 नंबर में भी बनता है तो इन पॉइंट्स को याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परामर्श प्रक्रिया के प्रमुख अंग पूछे गए हैं। कई बार हमने इसके बारे में पढ़ा कि जो परामर्श प्रक्रिया होती है, आपको पता है कि 2 लोगों के बीच में चलती है परामर्श की प्रक्रिया। एक परामर्श देता है और दूसरा परामर्श लेता है। तो जो परामर्श ले रहा है, उसे हम लोग परामर्शग्राही कहते हैं, ठीक है? रिसीवर कहते हैं, ठीक है? जो ले रहा है परामर्शग्राही, ठीक है? और दूसरा होता है परामर्शदाता, जो परामर्श देता है उसे परामर्शदाता कहते हैं, ठीक है? तो 2 अंक तो ये सीधे-सीधे हो गए और तीसरा हो गया परामर्श के लक्ष्य, ठीक है? क्या परामर्श दिया जा रहा है, किस चीज़ को लेकर परामर्श दिया जा रहा है, वो परामर्श के लक्ष्य होते हैं, ठीक है? तो परामर्श प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग कौन से हो जाएँगे? तो पहला परामर्शग्राही, दूसरा परामर्शदाता और तीसरा परामर्श के लक्ष्य, ठीक है? क्लियर हो गया होगा आपको? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था उसमें पूछा गया कि निर्देशन के 2 उद्देश्य बताने हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति आपको निर्देशन दे रहा है, जैसे मैं आपको निर्देशन दे रहा हूँ, ठीक है, तो क्या उद्देश्य होने चाहिए? तो पहला है कि छात्र व व्यक्ति को उसकी योग्यताओं व शक्तियों का ज्ञान कराना। ठीक है, पहला निर्देशन का उद्देश्य यही है कि जो छात्र हैं, जो व्यक्ति हैं, उसकी योग्यता व शक्तियों का ज्ञान कराना। अगर मैं आपको निर्देशित कर रहा हूँ, तो मैं आपको बताऊँ कि आपकी क्या योग्यता है, आपकी क्या शक्ति है, आप ये कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से तो आपके 90% से ऊपर नंबर आ सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो को अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपके 90% से ऊपर 100% आ जाएँगे। ठीक है, तो ये आपकी योग्यता है, जो मैं आपको निर्देशित कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरा कि छात्र व व्यक्ति को उसकी समस्याओं को स्वयं समाधान योग्य बनाना। कि मैं आपको इस काबिल बनाऊँ कि आप अपनी समस्याओं को खुद सॉल्व कर सकें। ठीक है, ये निर्देशन के 2 उद्देश्य हैं। अब निर्देशन के उपकरण पूछे गए कि किन माध्यम से आप निर्देशन करते हैं, तो ये उपकरण में आ जाते हैं। तो पहला अवलोकन, आप व्यक्ति को देखते हैं, उसके बारे में समझते हैं चीज़ें, फिर उसको निर्देशित करते हैं या उसका परीक्षण करते हैं, ठीक है, टेस्ट वगैरह लेते हैं, फिर जाके उसे निर्देशन देते हैं। फिर तीसरा साक्षात्कार, आप इंटरव्यू लेते हैं, आप उसके उससे रिलेटेड उससे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, कई सारे प्रश्न पूछते हैं कि इसे कितना आता है इस चीज़ के बारे में, फिर आप निर्देशन देते हैं और फिर फोर्थ है आपका वार्ता। ठीक है, 2 पूछे गए थे, लेकिन मैंने आपको 4 बता दिए ताकि अगर 2 नंबर में भी आए तो आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। वार्ता मतलब बातचीत, बातचीत आप करते हैं जिस व्यक्ति को निर्देशित करना होता है, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं, समझते हैं, तब जाके आप उसे निर्देशन देते हैं। ठीक है, तो ये सारे निर्देशन के उपकरण हो जाएँगे। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन था इसमें लेखक पूछे गए थे पुस्तक के, पुस्तक का नाम था एन एनरिच्ड
करिकुलम फॉर रैपिड लर्नर्स, ठीक है? पुस्तक के लेखक कौन है? तो हॉलिंगवर्थ जो है वो इसके लेखक हैं, नाम याद कर लेना, पुस्तक का भी नाम याद कर लेना, ठीक है? ये पुस्तक किसने लिखी है? तो हॉलिंगवर्थ ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया उसमें प्रतिभाशाली बालक के बारे में पूछा गया कि प्रतिभाशाली बालक की परिभाषा बताइए। तो प्रतिभाशाली बालक वे होते हैं जो अपनी आयु के बालकों की योग्यता व क्षमताओं से अधिक योग्यता व क्षमता रखते हैं, ठीक है? अगर आप सेम एज के हैं, तो अपनी सेम एज के बच्चों से अगर आप ज़्यादा योग्यता रखते हैं, तो आपको प्रतिभाशाली बालक माना जाएगा, ठीक है? तो प्रतिभाशाली बालक वे होते हैं जो अपनी आयु के बालकों की योग्यता व क्षमताओं से अधिक योग्यता व क्षमता रखते हैं। सिंपल सी डेफिनिशन है और दूसरी हेबिंग हस्ट के अनुसार है, जो भी बहुत सिंपल सी डेफिनिशन थी इसलिए मैं ले आया ताकि आप अच्छे से याद कर सकें। हैबिंग हस ने कहा है कि जो निरंतर किसी कार्य क्षेत्र में कुशलता का परिचय देता है उसे प्रतिभाशाली बालक माना जाता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो निरंतर किसी कार्य क्षेत्र में कुशलता का परिचय देता है उसे क्या माना जाता है? तो उसे प्रतिभाशाली बालक माना जाता है। ठीक है, तो ये प्रतिभाशाली बालक की डेफिनेशन है, इसे अच्छे से आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिछड़े बालकों की 2 विशेषताएँ पूछी गई हैं। ठीक है, जो पिछड़े बालक होते हैं इनकी 2 विशेषताएँ पूछी गई, तो पहली विशेषता यही होती है कि सीखने की धीमी गति। ठीक है, बहुत धीरे-धीरे चीज़ों को सीख पाते हैं, तो ये एक विशेषता ये हो गई। दूसरा कि समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति, जो समाज विरोधी कार्य होते हैं उसमें ये लगे रहते हैं, ठीक है, उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तीसरा है कि जीवन में निराशा का अनुभव, ये बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं, अगर कोई काम इनसे सही से नहीं होता तो एकदम डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर ये करने की इच्छा नहीं रखते। फिर फोर्थ है कि कम शैक्षिक उपलब्धि, ठीक है, शैक्षिक उपलब्धि इनकी जो होती है वो काफ़ी कम होती है क्योंकि पढ़ने में इतने अच्छे नहीं होते ये, ठीक है। तो ये सारे पिछड़े बालकों की विशेषताएँ हो गई, 2 पूछी गई थी, आप 4 याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदबुद्धि बालकों के शिक्षक के 2 गुण पूछे गए। जो मंदबुद्धि बालक होते हैं, उनके जो टीचर होते हैं, उनके गुण पूछे गए हैं, ठीक है? मंदबुद्धि बालकों के मत लिख देना आप, सही से क्वेश्चन पढ़ना। ठीक है? तो जो टीचर होते हैं उनके गुण कौन-कौन से होने चाहिए? तो पहला तो यही है कि शिक्षक को विषय वस्तु को धीमी गति से दोहराते हुए पढ़ाना चाहिए। ठीक है? जो टीचर इन्हें पढ़ाते हैं, उन्हें क्या करना है कि जो विषय वस्तु इन्हें पढ़ा रहे हैं, अब धीरे-धीरे पढ़ाएँ। ठीक है? और दोहराते हुए पढ़ाएँ ताकि बच्चों अच्छे से समझ सकें क्योंकि ये मंदबुद्धि बालक हैं, इन्हें जल्दी चीज़ें क्लियर नहीं होती, तो इन्हें आराम से आपको पढ़ाना है। दूसरा है कि शिक्षक को उन्हें परामर्श व निर्देशन के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है? परामर्श देने के लिए और निर्देशन करने के लिए हमेशा तैयार रहें टीचर ऐसे बालकों को। फिर तीसरा है कि सहानुभूति व्यवहार करें, जो बिहेवियर है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए इन बच्चों के लिए। अगर आप गुस्सा करेंगे, डाँटेंगे तो क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे, ठीक है? चुपचाप बैठे रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं पढ़ाने का। फिर है कि श्रव्य-दृश्य सामग्री का प्रयोग करना आना चाहिए ऐसे टीचर्स को, क्योंकि ये बच्चे जो होते हैं वो चीज़ें क्लियर नहीं समझ पाते। अगर आप श्रव्य-दृश्य सामग्री के माध्यम से पढ़ाएँगे तो चीज़ें इन्हें क्लियर होंगी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2 बुद्धि परीक्षणों के नाम पूछे गए हैं। फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण हमने पढ़ा था बुद्धि टॉपिक के अंदर, ठीक है? तो बुद्धि परीक्षणों के नाम याद कर लेना। पहला था बिने-साइमन बुद्धि परीक्षण, जो हमने वहाँ पे भी पढ़ा था। फिर था पोर्टियस का भूल-भुलैया परीक्षण, ठीक है? जो अनपढ़ लोग होते हैं उनके ऊपर किया जाता है, पोर्टियस का भूल-भुलैया परीक्षण। फिर था आर्मी अल्फा टेस्ट और आर्मी बीटा टेस्ट, ठीक है? तो ये 4 परीक्षण हैं, इन्हें अच्छे से याद कर लेना। पहला था बिने-साइमन बुद्धि परीक्षण, दूसरा पोर्टियस भूल-भुलैया परीक्षण, फिर आर्मी अल्फा टेस्ट और दूसरा आर्मी बीटा टेस्ट, ठीक है? तो ये 2 बुद्धि परीक्षणों के नाम याद कर लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो उसमें परामर्शदाता के 4 गुण पूछे गए हैं, क्वालिटीज़ पूछी गई हैं जो आपको परामर्श देता है। जैसे मैं आपको परामर्श दे रहा हूँ, तो मेरे अंदर क्या-क्या गुण होने चाहिए, ठीक है? आप समझ लीजिए कि मैं परामर्शदाता हूँ, मैं आपको परामर्श दे रहा हूँ, तो मेरे अंदर क्या-क्या क्वालिटी होनी चाहिए? तो पहला है कि जिसे परामर्श देना है, उनकी योग्यता, रुचियाँ, दृष्टिकोण व क्षमताएँ समझनी चाहिए। अगर मैं आपको परामर्श दे रहा हूँ, तो मुझे क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ पता होनी चाहिए? तो मुझे आपकी योग्यता क्या है आपकी, आपकी क्षमताएँ क्या हैं, आप कितना कुछ कर सकते हैं, ठीक है? आपका दृष्टिकोण क्या है, आपकी क्षमताएँ क्या है, ये सारी चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए पहले से, अगर मैं परामर्शदाता हूँ। दूसरा कि समस्या को समझकर उसको निदान दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर मुझे पता है कि आपको कोई समस्या हो रही है, तो मुझे कैसे उसको निदान दिलाना है, कैसे उस समस्या से दूर करना है, तो ये चीज़ मुझे आनी चाहिए। तीसरा कि सामाजिक संवेदनशीलता, ईमानदारी, निष्ठा होनी चाहिए। ठीक है? कि अगर मान लिया आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है, बहस हो जाती है, ठीक है? और आप मुझसे परामर्श माँग रहे हैं कि क्या करना चाहिए, तो ऐसा नहीं कि मैं आपको कह दूँ कि ये लो चाकू और मार दो जाके उसको, ठीक है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, ठीक है? और सामाजिक संवेदनशीलता होनी चाहिए, ठीक है? आप अच्छा परामर्श दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप मार-तोड़ वाले कुछ ऐसा बता दें, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर है कि साक्षात्कार, परीक्षण, नियोजन की तकनीक में कुशलता होनी चाहिए, ठीक है? कि आप इंटरव्यू लेना जानते हो अच्छे से, ठीक है? ताकि व्यक्ति के बारे में सब कुछ समझ सकें, चीज़ों को परीक्षण टेस्ट लेना जानते हो, कि टेस्ट के माध्यम से आप सारी चीज़ें पता कर लें कि क्या-क्या हो रहा है, ठीक है? प्लानिंग आनी चाहिए कि कैसे प्लान कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है? तो ये सारे गुण होने चाहिए परामर्शदाता में, ठीक है? तो 4 गुण जो थे वो आप याद कर लेना इन पॉइंट्स को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? ठीक है? तो एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस जो पुस्तक है इसके लेखक थे विलियम मार्टिन प्रॉक्टर, ठीक है? ये क्वेश्चन किसी को नहीं आया होगा, तो अच्छे से इसे याद कर लेना।
कि किसने पुस्तक लिखी है, तो विलियम मार्टिन प्रॉक्टर ने ये पुस्तक लिखी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रेबेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स क्या है? तो ये भी फर्स्ट सेमेस्टर से आया है, बुद्धि परीक्षण से ही आया था ये क्वेश्चन भी, ठीक है? तो रेबेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स क्या है? तो इसे जॉन सी रेबेन ने 1936 के लगभग विकसित किया था, ठीक है? तो 1936 में शायद इसे विकसित किया था जॉन सी रेबेन ने, ठीक है? और ये क्या है? तो एक अशाब्दिक परीक्षण है, जिसमें शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम अशाब्दिक रूप से क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं। फिर ठीक है, इसमें क्या था कि इसे स्पीयरमैन के जी कारक या समान बुद्धि को मापने के लिए बनाया गया। तो जो स्पीयरमैन थे, इन्होंने बुद्धि का जो कारक सिद्धांत थे, जो सिद्धांत थे बुद्धि के, वो बताए थे, ठीक है? तो एक तो बताया था द्विकारक सिद्धांत और एक बताया था त्रिकारक सिद्धांत, ठीक है? स्पीयरमैन ने ही दिया था। तो जो द्विकारक सिद्धांत था, इसमें 2 फैक्टर थे, एक जी फैक्टर था या जी कारक था और दूसरा था एस कारक। तो इसमें जो जी कारक है, जिसे हम समान बुद्धि से डिनोट करते हैं, तो उसे मापने के लिए बनाया गया था, ठीक है? स्पीयरमैन ने क्या मापने के लिए बनाया था इसे? तो जो समान बुद्धि है, इसे मापने के लिए बनाया गया था रेबेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। किसने बनाया था? तो जॉन सी रेबेन ने बनाया था। इसमें होता क्या है, 60 एमसीक्यू होते हैं, ठीक है? जो विकल्पीय प्रश्न होते हैं, उस तरीके के 60 प्रश्न होते हैं और किस एज के लिए किया जाता है, तो 5 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की एज के जो लोग हैं, उन पर ये किया जाता है, ठीक है? वो लोग इसे दे सकते हैं, ठीक है? तो रेवेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स के बारे में आपको पता चल गया होगा कि 5 से 60 तक की एज के लोग इसे दे सकते हैं, 60 एमसीक्यू होते हैं। इसे स्पीयरमैन के जी कारक या समान बुद्धि को मापने के लिए बनाया गया था। किसने बनाया? तो जॉन सी रेवेन ने बनाया था, अशाब्दिक परीक्षण है, 1936 में बनाया था। लास्ट क्वेश्चन जो आया 2019 के पेपर में ये था कि बिने ने साइमन के सहयोग से बुद्धि परीक्षण कब तैयार किया? तो आप सभी को पता है, ये भी फर्स्ट सेमेस्टर से ही था कि बिने ने साइमन के सहयोग से सबसे पहले बुद्धि परीक्षण सन 1905 में तैयार किया था, ठीक है? सर्वप्रथम कब तैयार किया? तो 1905 में अल्फ्रेड बिने ने साइमन के सहयोग से पहला बुद्धि परीक्षण तैयार किया था, ठीक है? 2019 के जितने भी प्रश्न थे अति लघु-उत्तरीय हमने देख लिए। अब हम बात करेंगे 2020 के प्रश्नों की। तो 2020 के पेपर में जितने भी प्रश्न आए हैं अति-लघु-उत्तरीय, इनका स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लेना, ठीक है? इन प्रश्नों को अच्छे से देखना क्योंकि ये थोड़े टफ थे, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं इन प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न था कि श्रवणशीलता के प्रमुख प्रकार कौन-कौन से हैं? और दूसरा था कि विशिष्ट अधिगम निषेधता के प्रकारों के नाम लिखिए, ठीक है? तो 2 क्वेश्चन ये हो गए, काफ़ी टफ हैं, ठीक है? इतने आसान नहीं थे इसमें क्वेश्चन। फिर ये सारे प्रश्न हैं, इनकी स्क्रीनशॉट ले लेना। पिछड़े बालकों की विशेषता, समस्यात्मक बालक, बुद्धिलब्धि का सूत्र, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कैसे करें, बाल अपराध रोकने के उपाय, अन्वेषण विधि की खोज, कृत्रिम अंगों का निर्माण क्या कहलाता है, शरीर के आधे से अधिक भाग में अवरुद्ध गति अक्षमता के नाम लिखिए, समायोजन या परिष्करण में अंतर, शरीर के अंगों में असमन्वित गति क्या कहलाती है, सहायक उपकरणों का निर्माण की प्रक्रिया का नाम क्या है, निषेकता के प्रतिमानों के नामों का उल्लेख कीजिए। और लास्ट है कि आप कक्षा-कक्ष में श्रवण निषिक्त बच्चों की पहचान कैसे करते हैं? तो ये सारे प्रश्न थे, इनके आंसर देख लेते हैं हम। तो जो पहला प्रश्न था इसमें पूछा गया था कि श्रवणशीलता के प्रमुख प्रकार बताइए। तो जो श्रवणशीलता होती है या श्रवण बाधिता जो होती है, इसके प्रमुख प्रकार 4 होते हैं, जो हम पढ़ चुके थे, जब श्रवण बाधित बच्चों के बारे में हमने पढ़ा था। तो इसमें पहला था कम बाधित बच्चे, जिनका जो स्तर होता है वो 35 से लेकर 51 डेसिबल तक होता है, ठीक है? इतनी ध्वनियाँ ये सुन लेते हैं, ठीक है? इससे नीचे की अगर ध्वनि है तो वो नहीं सुन पाएँगे, लेकिन 35 से 51 के बीच में अगर आप बोलते हैं, ठीक है? जो आवाज़ें होती हैं वो सुन लेते हैं, कम बाधित बच्चे। फिर आते हैं मंद बाधित बच्चे, जो 55 से लेकर 69 डेसिबल तक की जो ध्वनियाँ होती हैं, सिर्फ़ उन्हें सुन पाते हैं, ठीक है? उससे नीचे की अगर कोई ध्वनि है तो नहीं सुन पाएँगे। फिर आते हैं गंभीर बाधित बच्चे, जो 70 डेसिबल से लेकर 89 डेसिबल तक की जो ध्वनियाँ होती हैं, उन्हें सुन लेते हैं। और फिर आते हैं पूर्ण एवं गहन बाधित बच्चे, जो 90 से लेकर 100 डेसिबल तक क्या है कि ध्वनियाँ सुन लेते हैं, उससे नीचे की अगर कोई भी ध्वनि है तो वो नहीं सुन पाते हैं, ठीक है? तो ये श्रवण बाधिता जो है या श्रवण क्षीणता है, इसके प्रमुख प्रकार हैं, ठीक है? इनका डेसिबल याद रखना है, डीबी का मतलब है डेसिबल, ठीक है? तो कम बाधित बच्चे, मंद बाधित बच्चे, गंभीर बाधित बच्चे और पूर्ण एवं गहन बाधित बच्चे, ठीक है? क्वेश्चन 1 नंबर में भी बन सकता है कि पूर्ण या गहन बाधित बच्चे जो होते हैं, उनके सुनने का स्तर कितना होता है, ठीक है? या गंभीर बाधित बच्चे, उनके सुनने का स्तर कितना होता है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना। सेकंड क्वेश्चन था कि विशिष्ट अधिगम निषेधता के प्रकार बताइए, ठीक है? तो विशिष्ट अधिगम निषेधता के प्रकार पूछे थे, इसमें पठन अक्षमता आ जाएगा आपका, जिसे हम लोग डिस्लेक्सिया कहते हैं, लेखन अक्षमता आ जाएगा, जिसे डिस्ग्राफिया कहते हैं और अंकगणितीय अक्षमता आ जाएगा, जिसे हम लोग डिस्कैल्कुलिया कहते हैं, ठीक है? जितनी भी इस तरीके की बीमारी होती हैं, वो अधिगम निषेधता के अंदर आ जाता है, ठीक है? जो विशिष्ट अधिगम निषेधता है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो पठन अक्षमता जिसे डिस्लेक्सिया कहेंगे, लेखन अक्षमता जिसे डिस्ग्राफिया कहेंगे और अंकगणितीय अक्षमता जिसे हम लोग डिस्कैल्कुलिया कहेंगे, ठीक है? 3 चीज़ें हो गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पिछड़े बालक की विशेषता बताइए। तो 2019 के पेपर में भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि सीखने में धीमी गति होती है, कम शैक्षिक उपलब्धि होती है, तो ये सारी विशेषताएँ पिछड़े बालक की। फिर नेक्स्ट था कि बुद्धिलब्धि का सूत्र बताइए। उसमें शैक्षिक लब्धि का पूछा था, इसमें बुद्धिलब्धि का सूत्र पूछ लिया। तो इसका सूत्र क्या होता है? तो बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100,
या हम कह सकते हैं आईक्यू बराबर एमए अपॉन सीए इंटू 100, ठीक है? ये फ़ॉर्मूला होता है बुद्धि लब्धि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं? ठीक है, तो बैलेंटाइन ने क्या कहा समस्यात्मक बालक के अनुसार कि समस्यात्मक बालक वे होते हैं जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असाधारण होता है। ठीक है, थोड़ा अजीब-सा बिहेव करते हैं। जो समस्यात्मक बालक होते हैं, बैलेंटाइन ने कहा कि ऐसे बालक जो और बालक होते हैं, जो सामान्य बालक होते हैं, उनसे थोड़ा अजीब तरीके से व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो बैलेंटाइन ने क्या कहा कि समस्यात्मक बालक वे होते हैं जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असाधारण होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा असाधारण होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बालक की पहचान हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो जो प्रतिभाशाली बालक हैं, इनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं? तो ये जो होते हैं, इनमें प्रदर्शन मौखिक प्रवीणता, एक उच्च ऊर्जा स्तर, उच्च जिज्ञासा होती है। जो ऐसे बालक होते हैं, जो प्रतिभाशाली होते हैं, वो क्या करते हैं कि ऐसी चीज़ों का प्रदर्शन करते हैं मौखिक प्रवीणता, मतलब बहुत अच्छी तरीके से बोल लेते हैं। ठीक है? उनका जो ऊर्जा का स्तर होता है, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा होता है। या कह सकते हैं कि किसी चीज़ को लेकर जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे बालक हम पहचान सकते हैं, ये प्रतिभाशाली हैं। ठीक है? इनमें शीघ्र सीखना और आसानी से अमूर्त और तर्क करने की क्षमता को विचारों व घटनाओं को गंभीर रूप से देखने की क्षमता होती है। और ये क्या करते हैं, आसानी से जो अमूर्त एवं तर्क जो होते हैं, वो बहुत अच्छे से तर्क दे लेते हैं। अमूर्त चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है? विचारों और घटनाओं को अजीब ढंग से देखने की इनकी क्षमता होती है। ठीक है? बहुत अच्छे ढंग से इस चीज़ों को समझते हैं। ठीक है? तो ये प्रतिभाशाली बालकों की पहचान है। आप लिख सकते हैं इन पॉइंट्स को। ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बाल अपराध रोकने के उपाय बताइए, कि बाल अपराध जो होते हैं ना, आप कैसे रोक सकते हैं? तो पहले तो यही है कि समुचित पालन-पोषण, कि जो बच्चे हैं, उनका अगर अच्छे ढंग से पालन-पोषण होगा, अच्छे नैतिक चीज़ें उन्हें सिखाई जाएँगी, तो शायद वो बाल अपराध नहीं करेंगे। दूसरा कि बाल न्यायालय, जो न्यायालय वगैरह होते हैं, कोर्ट वगैरह, तो बच्चों के लिए जो कोर्ट होते हैं, अगर वो अच्छे से होते हैं, अच्छे बने होते हैं, तो उनके माध्यम से भी बाल अपराध को रोका जा सकता है। तीसरा रिमांड होम जो बनाए जाते हैं, ठीक है? इसमें बच्चों को डाला जाता है, अगर जिनके पेरेंट्स नहीं होते, जो बच्चे बिगड़ने के चांस बहुत रहते हैं, उन्हें रिमांड होम में डाल दिया जाता है। ठीक है? तो वहाँ पर अच्छी चीज़ों को सीखते हैं। फिर कि स्वस्थ मनोरंजन, ठीक है? ये सारे पॉइंट्स हैं, जिनके आधार पर हम बाल अपराध को रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अन्वेषण विधि की खोज किसने की? तो अन्वेषण विधि जिसे हम लोग खोज विधि भी कहते हैं, तो अन्वेषण विधि की जो खोज है वो किसने की थी? तो हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग ने इसकी खोज की थी। याद कर लेना, 1 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर का ये क्वेश्चन था कि अन्वेषण विधि की खोज किसने की? तो हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग ने अन्वेषण विधि की खोज की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कृत्रिम अंगों का निर्माण क्या कहलाता है? ठीक है, क्वेश्चन टफ था, अच्छे-अच्छे नहीं बता सकते थे इसे। ठीक है, तो कृत्रिम अंगों का निर्माण किसने किया था? मतलब निर्माण क्या कहलाता है? तो प्रोस्थेसिस कहलाता है। कहीं पे प्रोस्थेटिक्स भी देखने को मिलेगा, ठीक है? तो कृत्रिम अंगों का निर्माण क्या कहलाता है? तो प्रोस्थेसिस कहलाता है। याद कर लेना, 1 नंबर में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के आधे से अधिक भाग में अवरुद्ध गति अक्षमता को क्या कहते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन आया था कि शरीर के आधे से अधिक भाग में अवरुद्ध गति अक्षमता को क्या कहते हैं? तो पैरालाइसिस कहते हैं, ठीक है? लकवा कहते हैं। याद कर लेना कि शरीर के आधे से अधिक भाग में अगर अवरुद्ध गति है, अक्षमता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? पैरालाइसिस कहेंगे या लकवा कहेंगे हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि समायोजन और परिष्करण में क्या अंतर है? ठीक है, देखिए समायोजन में क्या होता है कि किसी भी परिस्थिति में हम अगर खुद को अनुकूल ढाल लेते हैं, ठीक है, समायोजित कर लेते हैं, तो वही चीज़ समायोजन कहलाती है। लेकिन अगर हम किसी भी परिस्थिति में, कोई नई परिस्थिति में खुद को नहीं डाल पाते, ठीक है, परिवर्तन नहीं कर पाते अपने बिहेवियर में, तो वो परिष्करण कहलाता है। ठीक है, तो समायोजन क्या है? एक ऐसी सतत प्रक्रिया है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने व्यवहार में इस प्रकार से परिवर्तन करता है कि उसे स्वयं अपने वातावरण के बीच और अधिक मधुर संबंध स्थापित करने में मदद मिले। ठीक है, कि वो अपने आप को ढाल लेता है, खुद को अनुकूल ढाल लेता है किसी भी नई परिस्थिति के अनुसार। लेकिन परिष्करण में क्या है कि जब व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार खुद को ना बदल पाए, अपने व्यवहार में परिवर्तन ना कर सके, परिष्करण कहलाता है। ठीक है, तो ये अंतर है दोनों में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि शरीर के अंगों में असमन्वित गति क्या कहलाती है? अगर शरीर के आप अंग जो हैं आपके, वो सही से गति नहीं कर पाते, जैसे हाथ ऊपर हिलना चाहिए, आपका हाथ नहीं चलता या पैर नहीं चलते, ठीक है? तो जो असमन्वित गति होती है, वो क्या कहलाती है? शारीरिक अक्षमता कहलाती है। ठीक है? याद कर लेना कि शरीर के अंगों में असमन्वित गति क्या कहलाएगी? शारीरिक अक्षमता कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सहायक उपकरणों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, मैंने काफ़ी सर्च भी किया लेकिन नहीं मिला। ठीक है? तो सहायक उपकरणों के निर्माण की जो प्रक्रिया है, अगर हम देखिए हम शिक्षा की उससे देख रहे हैं, ठीक है? कि शिक्षा को लेकर अगर कोई उपकरण बनाए जाते हैं, तो उसे हम लोग टीएलएम कह देते हैं, ठीक है? या कह सकते हैं टीचर लर्निंग मटेरियल या टीचिंग लर्निंग एड्स, ठीक है? ये सब कह देते हैं इन्हें। तो इसीलिए हम यही कह सकते हैं कि अगर सहायक उपकरण इसमें कहे गए हैं, तो इसका मतलब है कि टीचिंग से संबंधित जो उपकरण हैं, उनके निर्माण की बात हो रही है। तो उसे हम लोग कहते हैं टीचिंग लर्निंग एड्स, ठीक है? ये चीज़ याद कर लेना, या हिंदी में देखें तो शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कहते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निसक्ता के प्रतिमानों के नाम पूछे गए हैं इसमें, ठीक है? तो निसक्तता के
पर जो प्रतिमान हैं उनके नाम पूछे गए तो देखिए ऐसा इंग्लिश अगर देखें हिंदी में नहीं समझ में आ रहा था, तो इंग्लिश में इसे कहते हैं मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी। ठीक है? तो मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी 3 होते हैं मुख्य रूप से। पहले नैतिक रूप से, दूसरा चिकित्सक रूप से और तीसरा होता है सामाजिक रूप से। ठीक है? तो 3 मॉडल होते हैं, मिल सकता है कि नैतिक रूप से कोई बीमार हो सकता है, ठीक है? दिक्कत हो सकती है, चिकित्सक रूप से भी दिक्कत हो सकती है, सामाजिक रूप से कि समाज में घुल-मिल नहीं पाता बच्चा। ठीक है? तो 3 तरीके से मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी हो सकती है। ठीक है? तो तीनों को याद कर लेना। तो ये सारे क्वेश्चन थे, ठीक है? इन्हें अच्छे से याद कर लेना, ज़्यादा टफ पेपर नहीं था, ठीक है? और लास्ट क्वेश्चन शायद ऐसा पूछा गया था कि जो मंदबुद्धि बालक हैं, आप इन्हें कैसे पहचान करेंगे? तो देखिए, ऐसे जो बालक होते हैं, विकलांग बालक होते हैं या मंदबुद्धि बालक होते हैं, तो देखकर ही समझ में आएँगे, वो चीज़ों को सही से क्लियर नहीं सुन पाएँगे, ठीक है? ज़्यादा आपकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे, पीछे बैठेंगे, ठीक है? छिपने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी पहचान होती है, जिससे आप पहचान कर सकते हैं इन सबकी, ठीक है? तो 2019 का और 20 का जो अति लघुत्तरीय प्रश्न थे, जितने भी आए हुए थे, सारे हमने देख लिए। 2020 का पेपर टफ था, ठीक है? 2019 का थोड़ा लेंथी था कि उसमें सीधा-सीधा आपको लिखना था कि प्रतिभाशाली किसे कहते हैं? या समस्यात्मक बालक की पहचान क्या है? ये सारी चीज़ें लिखनी थी, ठीक है? लेकिन 2020 का जो पेपर था इसमें सीधे-सीधे क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन सिंपल सा था लेकिन वो टफ था क्योंकि आपको सीधे क्लियर आंसर नहीं पता। आप बनाकर तो चीज़ों को लिख सकते हैं लेकिन आपको उसके बारे में पता ही नहीं जैसे कि क्या है कि सहायक उपकरणों के निर्माण की प्रक्रिया पूछ ली गई, सीधा एक आंसर है, ठीक है? एक लाइन भी इसमें नहीं जाएगी, लेकिन आपको नहीं पता तो फिर सीधा 1 नंबर चला जाएगा। इसलिए ऐसे जो प्रश्न होते हैं ना अच्छे से ध्यान देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।